भारत और चीन के बीच विवाद अभी भी ताज़ा है। आज इस विवाद से जुड़ी दो चेहरों पर मैं बात करने वाला हूँ जो लगातार बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। जी हाँ, एक तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दूसरा गलवान घाटी। आखिर गलवान घाटी है क्या, ये नाम कैसे पड़ा और क्या गलवान का इतिहास है, इन दो चीज़ों पर बात करूँगा। लेकिन पहले शी जिनपिंग के बारे में, जिनको दुनिया का सबसे ताकतवर नेता के तौर पर देखा जा रहा है। क्या वाकई में शी जिनपिंग बहुत ही नेक दिल, रहमदिल इंसान है? तो पहले शी जिनपिंग साहब के बारे में उनका कुछ कच्चा चिट्ठा। शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं चीन के। एक किसी भी राष्ट्रपति की इच्छा होती है, तमन्ना होती है कि वो अपने मुल्क को दुनिया में ऊंचाई पर ले जाए, दुनिया में उसका नाम करे, उसका परचम जगह जगह लहराए और सब लोग उस देश की तारीफ करें। शी जिनपिंग के भी बारे में भी कहा जा सकता है। पर शी जिनपिंग ये करने के लिए, चीन के लिए ये महारत हासिल करने के लिए सीधा रास्ता नहीं अपना रहे हैं। वो हर काम वैसा कर रहे हैं जिस पर सवाल खड़े होते हैं, जो एक तानाशाह करता है। जी हाँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ। अथॉरिटेरियन उनका रवैया है, बहुत ही असर्टिव है, जिसको अगर क्रूर भाषा में बोलूँ तो तानाशाही सोच के वो ज़्यादा दिखते हैं। ये कैसे साबित करता हूँ मैं। 2013 में राष्ट्रपति बनते हैं। चीन में राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 टर्म का होता था, यानी 2 बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। पर शी जिनपिंग अपना पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद जब दूसरे कार्यकाल में आते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम, वो अपने आप को चीन का परमानेंट राष्ट्रपति घोषित करवा देते हैं संविधान में संशोधन करके। यानी जब तक वो जीवित हैं तब तक वो चीन के राष्ट्रपति रहेंगे। वरना अमूमन सेकेंड टर्म में हर व्यक्ति जो आता है वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। आज तक शी जिनपिंग ने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है क्योंकि वो आखिर तक वहाँ के राष्ट्रपति रहना चाहते हैं। तो ये उनका एक पहला सबूत दिखता है उनकी तानाशाही का। दूसरा सबूत, जो उनकी सबसे बड़ी इच्छा है, चीन के जो सबसे बड़े नेता हुए हैं माओ, उन माओ की बराबरी करना। अगर उनको पीछे नहीं छोड़ पाना तो कम से कम उनकी बराबरी करना। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शी जिनपिंग के मन में ऐसी तमन्ना है, ऐसी इच्छा है, जो कि उनके विरोधी बोलते हैं कि वो माओ को भी अपने से छोटा कर देना चाहते हैं। कैसे? उन्होंने संविधान में एक संशोधन किया और ये चीन के संविधान में अभी तक महज 3 राष्ट्र प्रमुख ऐसे हुए हैं, माओ और डेंग के बाद शी जिनपिंग, जो ये संविधान में संशोधन करके कहा जाता है कि जो कानून बनेंगे वो किसके हिसाब से बन रहे हैं, उसकी भाषा है। शी जिनपिंग थॉट ऑन सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द न्यू एरा। यानी शी जिनपिंग का क्या सोच है नई युग के बारे में, चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यानी अभी तक चीन के संविधान में माओ का नाम था, डेंग का नाम था, अब इनके नाम से भी ये पूरा कानून बन चुका है। यानी ये उनका अथॉरिटेरियन, उनका जिद्दी, उनकी ललक, उनका एक तानाशाह के तौर पे सोचना, वो उनके चेहरे को सामने लेकर आता है। छल, कपट और गलत तरीके से वो राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं। 2 सबूत तो मैंने आपको दे दिए। तीसरा, चीन में वैसे ही एकमात्र पार्टी का शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, CCP जिसको कहा जाता है। कोई और पार्टी तो है नहीं वहाँ पर। जब से शी जिनपिंग ने कमान संभाली है, उन्होंने क्या किया? अपने आप को चीनी लोगों के बीच में पॉपुलर साबित करने के लिए उन्होंने अपने विरोधियों पर, अपने सत्ता के विरोधियों पर, अपने विपक्षियों पर ज़बरदस्त तरीके से एंटी करप्शन के छापे डाले। यानी करप्शन को ख़त्म करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। ऐसा उनका कहना था कि मैं देश से करप्शन ख़त्म कर दूंगा। उनके विरोधी कहते हैं कि करप्शन के छापे, करप्शन के केसेस उन्हीं लोगों पर हुए जो शी जिनपिंग का विरोध कर रहे थे, जो शी जिनपिंग को परमानेंट राष्ट्रपति के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने यानी अपने विरोधियों का गला दबा दिया, अपने विरोध को ख़त्म कर दिया। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसा कि शी जिनपिंग एक तानाशाह चाहता है, एक जैसा ऑटोक्रेट चाहता है, वैसा वो कर पा रहे थे। 2050 में वो चीन को सुपर पावर बनाना चाहते हैं। चीन आज की तारीख में दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक शक्ति है। अमेरिका नंबर 1 पे और चीन नंबर 2 पर है। वो 2035 तक अमेरिका से आगे निकलना चाहते हैं और 2050 तक तो वो सुप्रीम कर देना चाहते हैं कि चीन से बड़ा कोई मुल्क दुनिया में ना हो। इसके लिए उन्होंने क्या क्या, कैसे गलत काम किए, उसका कुछ उदाहरण आपको देता हूँ।
शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज अच्छा खेलते हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं। उनके पिता जिनका नाम था शी जुंगयुआन, जो कि संस्थापक सदस्य थे कम्युनिस्ट पार्टी के चीन में, और आप ऐसा कह सकते हैं वाइस प्रीमियर भी रहे। उन शी जुंगयुआन को 1962 में किन्हीं वजहों से चीन के अंदरूनी हालात के चलते गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया था। तब से शी जिनपिंग, जो कि उस वक्त छोटे बच्चे थे, 1953 में उनकी पैदाइश है, तब 11 साल के रहे होंगे, 9-10 साल के रहे होंगे, उन्होंने ये ठाना कि वो इसी पार्टी में लौटेंगे और उन्होंने अपनी जिद पूरी की। इसीलिए मैं उनको जिद्दी शब्द के साथ जोड़ रहा हूँ। हर धर्मिता है उनके अंदर, वो इस पार्टी में लौटे, इस पार्टी के मुखिया बने, पॉलिट ब्यूरो बने और आज की तारीख में राष्ट्रपति हैं। और ऐसे राष्ट्रपति हैं संशोधन के साथ संविधान में जिनको कोई हटा नहीं सकता, जब तक जीवित हैं तब तक वो राष्ट्रपति रहने वाले हैं। अब उनके छल कपट की बात करता हूँ जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए दुनिया में उन्होंने क्या किया, सॉफ्ट पावर के तौर पर चाइना का पैर पसारने की कोशिश की। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया के 170 मुल्क हैं जहां पर चीन ने अपना निवेश किया हुआ है आर्थिक तौर पर, जहां के स्टार्टअप्स को फंड कर रखा, और 170 में से ज़्यादातर मुल्क थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में है, अफ्रीका में है, एशिया में है, उनको मदद करता है चीन। अब उस मदद के बदले में शी जिनपिंग का मंशा ये है कि ये सब लोग, ये तमाम देश उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, उनके ऊपर निर्भर हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। कोरोना होने के बाद शी जिनपिंग का ये प्लान फेल होता दिखाई दिया। जितने विरोधियों को, जितने ह्यूमन राइट लॉयर्स को, एक्टिविस्ट को उन्होंने बंद कराया, उन्होंने प्रेस को बंद कराया। आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि चीन में फेसबुक नहीं है, ट्विटर नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है। चीन में वहाँ का अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलता है जो कि पूरा सरकार के द्वारा मॉनिटर्ड है, सेंसर्ड है, जो आप सरकार के विरोधी चीज़ें छाप ही नहीं सकते अखबारों में। ग्लोबल टाइम्स वहाँ का सरकारी अखबार है। इसी तरीके से इन तमाम आवाज़ों ने अब कोरोना काल के बाद समय जो है वो एक तरीके से ये साबित करना शुरू कर दिया है कि आप सबसे अधिक पॉपुलर नहीं हैं। उनकी अपनी पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी में, उनके खिलाफ विद्रोह और बिगुल बजने लगा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि चीन में कोरोना की वजह से दो सबसे बड़ी बातें हुई। आर्थिक मंदी का दौर आ गया और बेरोजगारी बढ़ने लगी। चीन बेरोजगारी के मामले में आज की तारीख में चीन में 8 करोड़ बेरोजगार हैं और माना जा रहा है कि ये 9 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। ये आंकड़ा बाकायदा ऑफिशियल आंकड़ा है चीन का कि 8 करोड़ तो हो चुके हैं बेरोजगार कोरोना के बाद से, और ये आंकड़ा 9 करोड़ तक भी बढ़ सकता है। बेरोजगारी दर चीन में 9 से 10% हो जाएगी। अगर 9 से 10% बेरोजगारी दर हो गई तो सोचिए चीन कहाँ जा सकता है। इसीलिए अब चीन में उनके जो विरोधी हैं, जिनको आज तक शी जिनपिंग अपने विरोध में अलग करते आ रहे थे, उन विरोधियों का गला दबाने के लिए उन्होंने अब ये चाल चली कि वो विस्तारवाद की नीति अपनाएंगे। यानी चीन के जितने विरोधी, जितने पड़ोसी मुल्क हैं, उनमें जितना वो अपना पैर पसार सकते हैं वो अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नेपाल और पाकिस्तान उसका उदाहरण है। चीन अब अरुणाचल प्रदेश के अलावा जिस तरीके से गालवान वैली में आ रहा है वो एक उदाहरण सामने आ गया है। उसी तरीके से वो ताइवान को तंग कर रहे हैं, उसी तरीके से वो हांगकांग को तंग कर रहे हैं, इसी तरीके से साउथ एशिया सी जो है वहाँ पे वो अपने पैर पसारना चाहते हैं। ये सब शी जिनपिंग इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर अपने देश में उनकी जो लोकप्रियता कम हुई है, उनकी जो हनक उनको लगता है कि कम हो रही है, वो उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इन सब के बीच में चीन के जो प्रधानमंत्री हैं ली कीयांग, वो उस देश में पॉपुलर हो रहे हैं, खासकर यंगस्टर्स के बीच में, युवाओं के बीच में। और ली कीयांग को शी जिनपिंग का एक मजबूत फॉलोअर के तौर पर चीन की जनता देख रही है। और ली कीयांग की पॉपुलैरिटी को बढ़ता देखकर ये बहुत ज़रूरी था शी जिनपिंग के लिए कि वो अपना प्रभुत्व अपनी पार्टी पर, अपने देश पर, अपने देश के लोगों पर बनाए रखें। इसीलिए इस तरीके से वो किसी न किसी तरीके से वो अपने पड़ोसियों को तंग कर रहे हैं। चीन में जो 6 सबसे बड़ी समस्याएं हैं शी जिनपिंग की, जिसको आप कह सकते हैं कि जो उनके लिए मुसीबत का सबब आने वाले दिन में बन सकती हैं, वो एक तो हांगकांग जिसका जिक्र मैंने किया, दूसरा ताइवान जिसका जिक्र मैंने किया, तीसरा तिब्बत जिसकी निर्वासित सरकार भारत में रहती है, दलाई लामा जिसके धर्मगुरु है सबसे बड़े, उइगर मुसलमान जिसको उइगर मुसलमान भी कहते हैं, वो करीब 1 करोड़ की आबादी है, लेकिन चीन में उनको बोलने का अधिकार नहीं है, वो नमाज नहीं कर सकते, वहाँ पे मस्जिद नहीं है, वो बुर्का नहीं पहन सकती वहाँ की औरतें, उन पर ज़बरदस्ती होती है। मंगोलियन वॉरियर्स, वो भी चीन के शी जिनपिंग के विरोधी हैं, मंगोलियन वॉरियर्स के साथ परेशानी चलती है। और दूसरा है मंचूरियन, ये छठी चीज़ है। इन 6 हिस्सों में अगर आप चीन को बांटेंगे तो आप मान सकते हैं
कि कुल मिलाकर अगर ये 6 लोग अलग अलग हो जाते हैं, इन 6 ताकतों को चीन के जो प्रतिस्पर्धी मुल्क हैं, जो चीन के दुश्मन बनते जा रहे हैं, अमेरिका, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अगर वो इन 6 मुद्दों को उठा लें, चीन के अंदरूनी मुद्दों को, तो आप मान के चलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम में शी जिनपिंग पड़ जाएंगे। उनकी लोकप्रियता जो कम हो रही है वो और खतरनाक हो सकती है। आगे बढ़ूंगा, अब बात करना चाहूँगा दूसरे कैरेक्टर की, गलवान घाटी। गलवान घाटी है क्या? गलवान घाटी को पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये भारत का नक्शा, जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था, ये कश्मीर का इलाका, यहाँ पे ये जो इलाका है ये अक्साई चीन है, ये चीन के कब्जे में। ये जो इलाका है ये पीओके है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये जो इलाका है बीच का, ये कश्मीर घाटी है, जम्मू कश्मीर का इलाका, इसी में लेह लद्दाख आता है। और यहीं पे छोटा सा आप कह सकते हैं एक गलवान घाटी है। गलवान घाटी अक्साई चीन और पीओके के बीचों बीच स्थित एक ऊंची सी इलाका है, दर्रा है, तो गलवान नदी का उसके आसपास का जो घाटी है उसको, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों पर चीन कब्जा करना चाहता है। 1962 की लड़ाई में उसने वही लड़ी। ये वो इलाका है, देखिए नक्शे पे मैंने निकाल कर रखा है, किसी अखबार का नक्शा है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये बिल्कुल सटा हुआ उससे गलवान वैली है। ये अक्साई चीन है, ये पीओके। यहाँ पे चीन की सेना अगर आ जाएगी तो वो अक्साई चीन पर नज़र रख सकती है, वो पीओके पे नज़र रख सकती है, और वो जो पीओके का इलाका है उस पीओके में उनका कॉरिडोर बन रहा है, उस कॉरिडोर पर वो नज़र रख सकती है। और भारत के लिए ये बहुत क्रूशियल है। ये सियाचिन का इलाका, गलवान का इलाका, इसीलिए भारत वहाँ पर, सियाचिन में तो भारत है, वहाँ किसी को घुसने नहीं देता, गलवान में भी भारत नहीं घुसने देगा। और ये उसका एक नमूना है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, गलवान का नाम गलवान कैसे पड़ा, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल गलवान एक शख्स का नाम था, इनफैक्ट सरनेम था। वो कश्मीरी, तिब्बती कश्मीरी थे, इनका नाम था पूरा गुलाम रसूल गलवान। गुलाम रसूल गलवान साहब तिब्बत के रहने वाले थे, वो एक एक्सप्लोरर थे, गाइड का काम करते थे। 200 साल पहले की एक किताब है जो गुलाम रसूल गलवान साहब ने लिखी, सर्वेंट ऑफ साहिब्स। वो दरअसल अंग्रेज़ को साहिब कह रहे हैं, साहिबों के सेवादार, इसको आप हिंदी में कह लीजिए। ये किताब लंदन के एक म्यूज़ियम में थी। इस किताब को हिंदुस्तान ले आया गया आज से करीब 35 साल पहले, और 1995 में उसको रीप्रिंट कराया गया। और किसने कराया? ये गुलाम रसूल गलवान के पोते आज भी लेह में रहते हैं। वो हिंदुस्तानी मानते हैं अपने आप को, वो अपने आप को लेह का सिटीजन मानते हैं। उनका नाम है मोहम्मद अमीन गलवन। सुनते हैं गलवन साहब ने क्या कहा अपने दादा के बारे में, इस चीज़ को सुनिएगा। नहीं, उस वक़्त मेरे दादाजी का बहुत शौक़ था। मेरे ख्याल में अमूमन लोग इतना 14 साल में टूर नहीं करते हैं, मगर उनका मिजाज ऐसा ही था कि, और साथ में जो मिस्टर लिटिल डिल और यहाँ सरफराज यंग हस्बैंड ने ले में पूरा ढूंढा किस हमें गाइड चाहिए, तो रसूल गलवान पहला आदमी था, तो बोला कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार है। जब आप मैं मारेगा आप भी मारेगा, इनका कहना है। लंदन से प्रिंट हुआ और बड़ा, आप पढ़ेंगे आपको पता चलेंगे, इसमें बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग बुक है। बट किताब जो ना बहुत यूनिक है, उसमें टूटे फूटे इंग्लिश ज़रूर है, मगर एक यूनिक किताब है। आप समझ सकते हैं कि गलवान साहब, जो कि अंग्रेज़ों को अक्साई चीन से लेके पीओके का दौरा करवाते थे, लेके जाते थे, टूरिस्ट का काम करते थे, उन गलवान साहब के नाम पर, क्योंकि उस वैली को अच्छे से पहचानते थे, उस नदी के किनारे किनारे चलते थे, इसलिए उस नदी का नाम गलवान रिवर हो गया और उस वैली का नाम गलवान वैली हो गया। और ये सब उस किताब का हिस्सा, ये खुद गुलाम रसूल गलवान लिख के गए। तो जो व्यक्ति हिंदुस्तान में रहा, हमें अंग्रेज उसको हिंदुस्तानी मानते रहे, जिनके नाम पर उस इलाके का नाम गलवान पड़ा, उसको चीन कैसे कह सकता है कि वो उसका हिस्सा है? जबकि अक्साई चीन जिससे सटा हुआ इलाका वो हिंदुस्तान का था, उस पर चीन गैर कानूनी कब्जा करके बैठा, वो गलवान को भी बोल रहा है हमारा इलाका है। तो इतिहास में भारत के साथ गलवान के डॉक्यूमेंट्स हैं, गलवान का हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो भारत के साथ जुड़ता है। और इसीलिए गुलाम रसूल गलवान हो या मोहम्मद अमीन गलवान हो, जो गलवान फैमिली है, वो भारत के संविधान में विश्वास करती है। और इसीलिए आज की तारीख में अगर आप जाएंगे लेह में एज ए टूरिस्ट, तो आप गलवान साहब से मिल सकते हैं। इनफैक्ट वो एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट होटल चलाते हैं 12-15 कमरों का, वहाँ पे आप रुक भी सकते हैं उनके साथ जाके। वहाँ पे टूरिस्ट गाइड की तरह आज भी वो फैमिली काम करती है, वो आपके साथ किसी की ड्यूटी लगा सकते हैं जो आपको पेंगसोंग लेक तक दिखा देगी, लेक जिसके पीछे विवाद चल रहा है कि लेक का कौन सा इलाका किसका है। जो वो पेट्रोलिंग पॉइंट है, पॉइंट जिसको 14 जिसको लेकर बवाल चल रहा है, वो समझा सकते हैं। हालांकि आजकल वो इलाका आउट ऑफ बाउंड कर दिया गया है, क्योंकि दोनों मुल्कों की सेनाओं के बीच में तनाव चल रहा है। लेकिन गलवान हमारा इलाका, गलवान फैमिली हमारे साथ, और शी जिनपिंग की विस्तारवादी और
कट्टर नीतियां, जिस वजह से आज इतना बड़ा प्रॉब्लम दो मुल्कों के बीच खड़ा हुआ है। शी जिनपिंग को लगता है कि वो ये सब कंट्रोवर्सी मिला के, इस तरह की बातें करके वो अपने देश में अपना प्रभुत्व कायम कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने देश में ही नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों से भी कोरोना का ध्यान जो उनके लिए नेगेटिविटी चली गई है उससे ध्यान भटका पाएंगे। और ऐसे भारत जैसे उनको लगता है कि देशों को डराकर वो अपनी बात मनवा सकते हैं, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि भारत के साथ आज की तारीख में दुनिया के बड़े बड़े मुल्क खड़े हैं। अमेरिका खुलकर खड़ा है, रूस खुलकर खड़ा है, जापान खुलकर खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया खुलकर खड़ा है, यूरोप के देश भारत के साथ हैं। आज की तारीख में अगर शी जिनपिंग युद्ध जैसी नौबत पर बढ़ते हैं भारत के खिलाफ, भारत के सामने, तो मान के चलिए अमेरिका के नेतृत्व में जो नेटो की फोर्सेस हैं वो भारत के साथ खड़ी होंगी और ऐसे में चीन के लिए अपने पैर पर खड़ा रह पाना आसान नहीं हो पाएगा। तो शी जिनपिंग के मंसूबे पूरे होंगे, वो कम से कम इस वक्त तो दिखाई नहीं देता। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।